हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसा कि आप इस लेक्चर को खोलते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आपकी कल एनाटॉमी के पेपर है, तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए 2022 बैच के पेपर में जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, जो उनका मेन एग्जाम हुआ था उस पेपर के सॉल्यूशंस। क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्स में आपका देखा है कि है ना, जो पदार्थ विज्ञान है, जो संस्कृत है, जैसे पदार्थ विज्ञान और संस्कृत में भी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे, क्रिया शारीर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वैसे ही हम आपके लिए लेके आए हैं रचना शारीर। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो है लास्ट के पेपर्स, लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स है उसमें से एज इट इज क्वेश्चन बनते, कोई नए क्वेश्चन तो अवतरित होते नहीं है। जो क्वेश्चन हमें आप लास्ट 10 साल से आ रहे हैं वही आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश चेंज हो जाती है, ग्रामेटिक्स चेंज हो जाती है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर 21 बैच और 22 बैच और लास्ट 10 ईयर्स के जो हमने आपको PYQs करवाए हैं वो अगर आप करके जाएंगे तो आपका आराम से 99.9% पेपर आपका अच्छा जाएगा, यानी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जिसको पास होना है उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। और जैसे कि हमने आपको जैसे ये जो पेपर है आज का और कल का, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप हुई तो आपके एज इट इज़ पेपर भी आ सकता है। तो आप इन पेपर को ना सॉल्व करने के रिग्रेट में मत रह जाना। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करके गए और एज इट इज़ आ गया तो आपको ये रिग्रेट रहेगा कि हम ये लेक्चर क्यों नहीं देखा। तो आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना, जिसमें क्या है कि हम आपको पूरे सॉल्यूशंस बताएंगे, जैसे और आपको बताएंगे कि है ना 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको पता ही होगा कि है ना जो आंसर शीट होती है उसमें लिमिटेड पेज होते हैं, तो आपको कैसे कैसे पेज में लिखना है वो भी हम आज आपको बताएंगे, और कौन से क्वेश्चन में किस हिसाब से फॉर्मेट में लिखना है। क्योंकि एनाटॉमी में क्या है, एग्जामिनर के पास खूब नोटबुक्स होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक आंसर आराम से रीड आउट करे। वो डायरेक्ट देखता है, फॉर्मेट देखता है और प्रेजेंटेशन देखता है। मेन पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो आपको ध्यान से अच्छे से लिखना है। प्लस ये जैसे MCQ है, 20 MCQ आपके आते हैं, 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं और 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपको एक ही पेज में एक सेंटर में लाइन करनी है और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सीक्वेंस में करने हैं। ऐसा आप गलती मत कीजिएगा कि आप MCQ में पहले नंबर पे एक MCQ करें, फिर उसके जस्ट बाद में आप 5th नंबर का करें, फिर 3rd का नंबर का करें। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके MCQ सारे गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके आंसर नंबर चेक करेगा कि आपने फर्स्ट आंसर में क्या लिखा है, सेकंड आंसर में। 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, बट आप MCQ में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि MCQ में उनको पता देता है, उनको एज इट इज़ 20 जो क्वेश्चन उनके आंसर की ऑप्शंस याद रहते तो सीक्वेंस में ही चेक करते हैं। तो आप ये गलती मत करना, एज इट इज़ सीक्वेंस में ही MCQ करना है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो चलिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये प्रथम पेपर, यानी जो फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी का वो। और फर्स्ट पेपर 22 बैच का ही है, और 21 बैच का हमने आपको लास्ट कल के लेक्चर में करा दिया। आज हम आपको कराएंगे 22 बैच का एनाटॉमी का फर्स्ट पेपर। तो आप इस पेपर को अच्छे से कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा स्कोर होए, और जिसको पास होना है वो इजीली इन पेपर्स को सॉल्व करके पास हो सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके MCQ में जो है 22 बैच में सबसे पहले MCQ में उन्होंने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि सोतस कितने होते हैं, बट उन्होंने पूछने का तरीका था एग्जामिनर का, उन्होंने आपको श्लोक की टर्म में दी है, यानी शोतांशी। तो इसमें क्या जाएगा आंसर, इसका जाएगा 9 शोतांशी, जो होते हैं ना नवम शोतांशी श्लोक है उसके अकॉर्डिंग। इसमें आप ध्यान रखना, आप चरक सुश्रुत के अनुसार 11 पेर यानी 22 सोतस मत करके आ जाना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। जो उस श्लोक में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि सोतस सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं, तो आपको 11 पेर और 22 आंसर आपका जाएगा। बट यहाँ पे आपसे पूछा शोतांशी डैश डैश डैश, तो ये जो डैश 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 शोतांशी पूछा गया है इसमें नवम श्लोक में है, तो आपको 9 ही आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा एग्जामिनर ने 22 बैच के पेपर में कि है ना, हाउ मेनी बोन्स इन ग्रीवा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, यानी ग्रीवा का मतलब नेक। जो सुश्रुत के अनुसार ग्रीवा में कितनी अस्थियाँ होती है ये पूछा गया था। तो कुल कितनी होती है, 14 अस्थि होती है। ये हमने आपको पहले ही बताया, जो अस्थि सारी और संधि सारी वो 5-5 नंबर में पूरा आएगा आपके। ये टॉपिक आप मत छोड़ के जाना, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और संख्या ही इसमें इंपॉर्टेंट है। मेनली जो होता है सुश्रुत और चरक इनके अनुसार संख्या जो बताई रखी है संधि और अस्थि होगी वो आपको याद रखनी है। और 5 नंबर में भी ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। आपसे यही पूछा जाता है हर बार
तो ये हर बार का फिक्स क्वेश्चन है जो सिलेबस में इसका 5 नंबर का वेटेज है। एनसीएजम में जिस सिलेबस में जो वेटेज है वो एज इट इज़ उस वेटेज के अकॉर्डिंग पेपर बनता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताते थर्ड क्वेश्चन में जो 22 बैच में आया था, यह आया था ऋतुस तो रातरम डैश रातरम, है ना, तो होती है वो कुल 12, ठीक है। ये एमसीक्यू जो है आपको चरक में भी आया था 22 बैच के पेपर में, ये इसमें भी आया है एनाटोमी में, और ये उसमें भी आएगा जो क्रिया शरीर है। तो आपको ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट रखना है क्योंकि ये मैक्सिमम पूछा जाने वाला एमसीक्यू है। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में जो एनाटोमी में पूछा गया था वो है वाटर्स डक्ट किससे रिलेटेड है। ये जो अपन ने पढ़ी है ना स्लाइवरी ग्लैंड, उसमें 4 ग्लैंड्स ये जो है, उन ग्लैंड के एक एक ग्लैंड का जो है ना, ये तीनों ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स में क्या अलग अलग डक्ट है, उन डक्ट का स्पेसिफिक नेम है। तो ये जो वाटर्स डक्ट है ना वो सब मैंडिबुलर डक्ट ही वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवा जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व, क्रेनियो सैक्रल नर्व, सैक्रल आउटफ्लो, ये जो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो है ना उसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व है जो इन्वॉल्व नहीं होती, वो है C5, यानी क्रेनियल नंबर 5, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 6th नंबर के जो एमसीक्यू में, उसमें पूछा गया था कि जो सिस्मोइड बोन होती है वो कौन सी नहीं है, तो वो है फिबुला। यहाँ पे फिबुला लिखना चाहते थे एग्जामिनर, ठीक है। देखो सिस्मोइड बोन हमने आपको आर्थोलॉजी में है ना इसे अच्छे से आपको पढ़ाया है कि कौन से टाइप की कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप की बोन होती है, हमने ऑस्टियोलॉजी में भी आपको पढ़ा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बोन प्लस जॉइंट का, ये आप अच्छे से करके जाना, ये इजीली एमसीक्यू पूछा जाता है और आप इजीली इसको करके आ सकते हैं। क्योंकि सिस्मोइड बोन वो होती है जो दोनों तरफ से टेंडन से कवर होती है, तो पटेला भी होती है, और जितने भी ये जो है कार्पल्स और टार्सल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा डी, फिबुला, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक आयुर्वेद एनाटोमी यानी रचना शास्त्र से क्वेश्चन था, वो है मैदा का भाव क्या है, वो है सत्व भाव, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपकी एग्जाम में, कल की एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये एमसीक्यू करके जाना, ठीक है। और कंप्लीट लेक्चर देखना जिससे आपको कोई क्वेश्चन रह ना जाए, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नायु पार्श्व कितने होते हैं, यानी पार्श्व में स्नायु कितने होते हैं सुश्रुत के अनुसार पूछा गया था, तो वो है कुल 60 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन कौन सी नहीं है, वो है रेडियस, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया था अगला क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन टेंडन, इज नॉट फाउंड इन टेंडन, टेंडन नॉन कॉन्टेक्टाइल होता है, कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इलास्टिक होता है, बट इन इलास्टिक नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। उसके बाद में अपन बात करते हैं 11th में वही सुश्रुत के अनुसार नासा में कितने पतंग होते हैं, संख्या पूछी थी, वो होते हैं 2। उसके बाद में पूछा था कुफर सेल्स, तो वैसे तो कुफर सेल्स 2 जगह अपन पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो है ये कुफर सेल्स जो है ये किसके अंदर आता है, लीवर के अंदर, ठीक है। ये आपको घुमाने की कोशिश होती है, तो आप इसका ध्यान रखना कि आपको क्या आंसर करना है, एग्जैक्ट सही आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 30 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि आईलेट ऑफ रील कहाँ पे होता है, ये होता है इंसुला में, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि है ना नर्व सप्लाई ऑफ टेरिस माइनर, यानी मायोलॉजी से है, तो नर्व सप्लाई क्या थी, टेरिस माइनर एक्सिलरी नर्व। आपको प्लेक्सेस जब आप पढ़ोगे ना उससे आपको इजीली इनके आंसर पता चल जाएंगे, तो आप प्लेक्सेस की सप्लाईज अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो एग्जामिनर ने 22 बैच के पेपर में पूछा थी हाइब्रिड मसल कौन सी होती है, वो होती है एडक्टस मैग्नस, ठीक है। और भी फोर आर्म रीजन में भी एक हाइब्रिड मसल होती है, अगर आपको पता हो तो इस बार वो भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप देख के जाना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में जो है एग्जामिनर ने पूछा था कि विच ऑफ द बोन इज डिवॉइड ऑफ मस्कुलर अटैचमेंट, जो ये एंकल जॉइंट है ना जस्ट बिलो फुट रीजन में जो ये बोन्स होती है टार्सस, इसमें से कौन सी है जो है पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होता मसल का, वो है टेरेस बोन। उसके बाद में जो है सिर में संघात कितने होते हैं, वो होते कुल 5। तो ये इजी एमसीक्यू है। संख्या शारीर आपको सबसे अच्छे से याद होनी चाहिए, जो संख्या शारीर है ना जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कुछ कितने होते हैं, स्नायु कितने होते हैं, इन आचार्यों ने इसको कितना माना है, इस आचार्य ने कितना माना है, शरीर का पूरा परिमाण जैसे वाग्भट के अनुसार शरीर का परिमाण कितना है, तो शरीर का परिमाण कितना होता है ये पूछा गया था। और उसके बाद में जैसे आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर के ना सुश्रुत के अनुसार शरीर का परिमाण कितना होता है, 3.5 हाथ जो है वाग्भट ने माना है, 300 अंगुली
360 होंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रमाण सारी भी इसमें आता है, तो एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो आप प्रमाण सारी प्लस इसमें जितनी भी संख्या बता रखी है वो सारी आप पढ़ के जाना, एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में 18 नंबर के क्वेश्चन में देखा, 18 नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होती है, वो तो सबको पता है, होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स से जैसे लिम्फोटिक सिस्टम है इसमें, तो लिम्फेटिक सिस्टम में से क्वेश्चन आया था कि टॉन्सिल्स इज नॉट प्रेजेंट इन दी वाल्डर्स रिंग, ठीक है। कौन सी टॉन्सिल है जो वाल्डर्स रिंग में प्रेजेंट नहीं होती, ये तीनों ही नहीं होती, इसलिए आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। किस में होती है, मैक्सिलरी साइनस में। उसके बाद में अपन बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हर बार पूछता है, वो है मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन स्टेम का, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर में जो क्वेश्चन आए थे उसमें क्या पूछा गया था। तो 5 नंबर में एमसीक्यू अपन ने देख लिया, अब अपन बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो चैप्टर है रचना शरीर का, उसमें यही है, शरीर एवं शरीर की व्याख्या करते हुए शरीर शास्त्र का विभाग का वर्णन करें। ये इजी क्वेश्चन है, ये क्रिया शादी में ही पूछा जाता है, रचना शादी में पूछा, 22 बैच में ये पूछा गया। तो आपके चांसेस है 23 बैच में क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि जो कैडेवरिक प्रिजर्वेशन है वो पूछे, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ के जाना, कैडेवरिक प्रिजर्वेशन यानी सुश्रुत के अनुसार जो है कैडेवरिक प्रिजर्वेशन क्या होता है वो आपको याद करना है। तो उसका श्लोक है वो आप अच्छे से याद करके जाना। तो तस्मात् समस्तकाम अविस्मृतम् अधिक व्याधि पीड़ितम वाला श्लोक है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, जो 8 लाइन का श्लोक है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं उसको आप मॉडर्न से। एक चीज़ हम आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं, उसमें आप जितनी आयुर्वेदा और मॉडर्न लिख सकते हैं वो दोनों चीज़ लिखना। ये एग्जामिनर एक चीज़ पे नंबर नहीं देता, आपको आयुर्वेदा भी लिखनी है, आपको मॉडर्न क्या। एग्जामिनर कभी आपको नहीं बोलेगा कि इसकी मॉडर्न लिखो इसके आयुर्वेदा लिखो, वो आप ही की वो होती है कि आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर आप लिख के आओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, अदरवाइज आपके कम नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको जैसे मॉडर्न भी लिख सकते थे, आयुर्वेदा भी लिख सकते, तो अगर आप दोनों लिख के आओगे तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे 5 में से। 5 में से 5 तो किसी को नहीं मिलते, लेकिन हाईएस्ट जो 4 मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिंपल ही आयुर्वेदा लिखाओगे तो 2.5 या 3 नंबर दे के आपको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 22 नंबर में, जैसे स्नायु पूछ लिया था और पेशियों की संख्या का वर्णन करें। ये आयुर्वेदा का क्वेश्चन है, ये एज इट इज पूछे जाते हैं। फिर एक आपसे संधि की परिभाषा लिखते हुए सुश्रुत अनुसार संधि के प्रकार लिखे। देखो हमने बताया था संधि शारीर जो है और अस्थि शारीर है वो पूरा का पूरा 5 नंबर में एक साथ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपसे 24 नंबर वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सेक्युलर प्लेक्सिस पूछा था। इस बार चांसेस है कि एग्जामिनर आपसे जो 23 बैच के पेपर में आपसे सेक्युलर प्लेक्सिस की जगह क्या पूछेगा, लंबर प्लेक्सिस या फिर आपसे पूछ लेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस आपको कोई भी लिखना है तो उसका डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, उसकी रूट वैल्यू, उसकी कॉर्ड्स, उसकी ब्रांचेस, उसकी सप्लाई यानी कौन सी मसल वो सप्लाई करती है, वो सब चीज़ लिखनी है। और बाकायदा पहले चार्ट बनाना है, फिर उसको फ्लो में यानी फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद में आप उसको एक एक को थ्योरी में लैंग्वेज में लिख देना। इससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखना, डायरेक्ट ही लिखने मत लग जाना। आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और प्लेक्सिस हर बार आता है तो आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 25 नंबर में एक ग्लैंड दी गई थी, वो है थायराइड ग्लैंड। जो 21 बैच का पेपर था उसमें आपने देखा था थायराइड थाइमस दोनों दी गई थी, वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बना दिया था एनसीएसएम के अकॉर्डिंग। और बट इसमें क्या कि जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर बना है, ठीक है। तो ये 22 बैच का जो पेपर था उसमें थायराइड ग्लैंड 5 नंबर में पूछे गए। तो इस बार आपके चांसेस है कि थाइमस ग्लैंड पूछे एग्जामिनर, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड आप अच्छे से पढ़ के जाना। थाइमस या फिर आपसे एड्रेनल ग्लैंड पूछ सकता है जो एंडोक्राइनोलॉजी है ना उससे। उसके बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है जो एनसीआईएम ने लागू किया है अपने ही 21 बैच से, वो है केस नक दंत। उससे एक क्या तो पूरे ही पूछ लेता है तीनों, तो उसमें संक्षिप्त में वर्णन करना होता है। एक पूछता है तो आपको जैसे केस पूछा था 22 बैच में, तो इस बार आपके नक या फिर दंत आ सकता है। तो उसमें क्या लिखना है आपको, सबसे पहले उसके आयुर्वेदिक लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉडर्न इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद में उसका बनना और टूटना खत्म होना यानी ओरिजिन और टर्मिनेशन क्या होता है वो लिखना है, प्रोसेस, ठीक है। स्टेप्स लिखने हैं कैसे फॉर्म होता है, प्लस उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट, अप्लाइड एक्सपर्ट आचार्यों के अनुसार प्लस मॉडर्न के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 27 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन बताते हुए फीटल सर्कुलेशन को बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर ने पूछा था। बट इस बार जैसे ये भी पूछा जाता है, इस बार आपके गर्भ की मांसोमनासिक वृद्धि पूछने के पूरे चांसेस है, तो वो पढ़ के आना
क्योंकि गर्भ की मांसपेशियों की वृद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटर सर्कुलेशन हमारे 22 बैच में आया था, अब हमारे 21 बैच का जो है उसमें आपके सर्कुल वो मांसपेशियों की वृद्धि पूछी गई थी फर्स्ट टाइमेस्टर। तो इस बार आपके जो हमारे 23 बैच के बच्चे हैं उनके पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि है ना, आप गर्भ की मांसपेशियों पूरी 10 में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज जैसे फिटर सर्कुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, अपरा निर्माण इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो आप ये पढ़ के जाना, ये जो 3-4 टॉपिक है, या फिर गर्भ की नाभि नाड़ी, ठीक है वो। उसके बाद में 24 नंबर का जो क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट पेपर में गर्भशाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज लेके जाता है, और सेकंड में क्या लेके जाता है, मर्म, ठीक है। आयुर्वेदा की यही अच्छे अच्छे जो है यूनिट है जो पूरे नंबर, और फर्स्ट पेपर में सीधा अस्थिसारी संधिसारी भी 5-5 नंबर में आते हैं। तो आयुर्वेदा तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, आयुर्वेदा से तो आप इजीली पूरा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो गर्भ की परिभाषा लिखते हुए, यानी डिफाइन गर्भ की परिभाषा लिखते हुए इसकी 10 नंबर में क्या पूछा था एग्जामिनर ने 22 बैच में, अपन ने 5 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे अब गर्भ की परिभाषा लिखते हुए, यानी शुक्र सुनिना यो गात बहुदेती, ये वाला श्लोक लिखते हुए अब अपरा निर्माण किया है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा भी आपको लिखना है, प्लस अपरा निर्माण। देखो आयुर्वेदा ही क्वेश्चन दिया है इसने, नीचे इंग्लिश में भी इसने प्लेसेंटा नहीं लिखा, बट आप ये गलती मत करना, आपको यहाँ पे प्लेसेंटा लिखना है। तो आप अच्छे से प्लेसेंटा भी लिखना है इसमें, और बाकायदा इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या पूछा था, जैसे इस बार है ना आपके गर्भ की मांसपेशियों की वृद्धि 10 नंबर में देके 5 नंबर में कोई भी एक आपको जैसे अपरा निर्माण दे सकता है। तो आप ये ध्यान से जाना, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने 4 से 5 क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं, हम आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो जितने भी गर्भ है, गर्भ विक्रांति जो चैप्टर है, उनके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक एक लेक्चर में 1 शॉट में हमने पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कल के पेपर में एज इट इज़ उसी तरीके से नोट्स जो है वो आपके थ्योरी पेपर में जो लिखना होता है उस तरीके से बनाए हुए हैं, तो आप वैसे ही लिख के आना, जिससे कि आपके पूरे नंबर आए, ठीक है। उसके बाद में बोन्स में क्या था, एग्जामिनर ने आपसे पूछी थी 22 बैच में स्कैपुला। तो इस बार आपसे कोई भी लोअर लिम्ब की पूछ गई, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि अपर लिम्ब की बोन आ गई तो लोअर लिम्ब का जॉइंट आ रहा है, और वाइस वर्सा होता है। अब इस बार क्या हो सकता है कि लोअर लिम्ब की कोई बोन आएगी और अपर लिम्ब का जॉइंट आएगा। तो मेनली जॉइंट जो होते हैं ना, 4 जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये हिप जॉइंट होता है, नी जॉइंट आ जाता है, या शोल्डर एल्बो, या TMJ। ये जो जॉइंट है ना 5, इन 5 जॉइंट के बाद कोई सा जॉइंट नहीं पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जॉइंट यही है। तो आप ये पढ़ के जाना, ठीक है। और जॉइंट आर्थोलॉजी के जो फॉर्मेट है उसमें पढ़ के जाना, जो हमने लेक्चर्स आर्थोलॉजी की सीरीज़ हमने पढ़ाई है उसमें आप देख लेना कि किस तरीके से हमने फॉर्मेट बताई, क्योंकि फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर निबंध के जैसे लिख दिए ना आपने, ऐसे राइटिंग के जैसे, तो आपके क्रॉस लग जाएगा और एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आप इसको जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखोगे उतना अच्छे से आपके नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे हंसफलक दी थी ना, तो बोन्स में भी हमने आपको बताया गया था कि सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, उसका एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी बॉर्डर, सरफेस और सॉफ्ट लॉन्ग बोन है तो उसको डिवाइड कर दो, कौन सी टाइप की बोन है वो लिखनी है। फिर उसके बाद में उसके अटैचमेंट्स लिख दो, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख दो, ठीक है। और जॉइंट में यही था, जॉइंट में क्या लिखाने का फॉर्मेट था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका कैप्सुलर लिगामेंट लिखना है, फिर उसके लिगामेंट के नाम लिखने हैं, फिर उसके मूवमेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, हेडिंग, फिर उसकी सप्लाई लिखनी है, ब्लड और नर्व सप्लाई। फिर उसके बाद में आपको उसमें क्या है कि जो लिगामेंट के अटैचमेंट वो लिखने हैं, और लास्ट में क्लिनिकल लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लिनिकल हर का लिखना है जिससे कि आपके पूरे नंबर। फिर एग्जामिनर ने जो है 22 बैच में 10 नंबर में नर्वस सिस्टम से क्या पूछा था, सर्फेसिस ऑन ऑफ सेरिब्रम, यानी सर्कस ऑफ गायरे जो सेरिब्रम में प्रेजेंट है, वो चारों डायग्राम जो थे वो इसमें बनाने थे, बाकायदा उन डायग्राम को थ्योरी में लिखने थे। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते थे। इस बार आपको एग्जामिनर क्या देख सकते, क्या तो ब्रेन स्टेम दे देगा, ठीक है, आपके पेपर में क्या तो ब्रेन स्टेम आ जाएगा, या फिर आपके नर्वस सिस्टम से क्या आ सकता है, आपसे वेंटिकल पूछ सकते हैं। जैसे 21 बैच में क्या है, तो 4th वेंटिकल, 4th, या फिर इस बार आपके आएगा लेटर वेंटिकल, ठीक है। क्योंकि वेंटिकल आ जाए तो आपको CSF बताना है कि वेंटिकल में CSF कैसे बनता है और कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसे लेक्चर्स आपके लिए हम रेगुलर अवेलेबल कराते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको कल अगले लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें टेलीग्राम लिंक पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कोई भी नोट्स या किसी से भी आपकी कोई भी चीज़ से क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है।